नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हमने इससे पहले एक कक्षा का अध्ययन कर लिया। आज उसी श्रृंखला में हम आगे की ओर चलते हैं, जिसका हम अंदर अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट JRF 2023 को लेकर के। चलिए तो शुरुआत करता हूँ आप सभी का, और आ जाइए और पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं हम। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि उत्खात स्थलाकृति निर्मित होती है। ये उत्खात स्थलाकृति किसके द्वारा निर्मित होती है वो हमें बताना है। तो वो किसके द्वारा निर्मित होती है? बिल्कुल तूफानी वर्षा के कारण। किसके कारण? तूफानी वर्षा के कारण, क्योंकि जब पानी अधिक मात्रा में बरस जाता है तो वह वेटलैंड का निर्माण करता है। चलिए व्याख्या को पढ़ते हैं। जिन अर्ध शुष्क तथा रेगिस्तानी भागों में परतदार सेल के स्तर क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं, वहाँ पर असामयिक वर्षा के कारण सतह पर छोटी छोटी जल धाराएं बन जाती हैं। उन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं? अवनालिका अपर्दन। जिसके कारण अपर्दन के कारण खड्ड तथा गहरी घाटियां बन जाती हैं। इन खड्डों तथा घाटियों को अलग करते हुए ऊबड़ खाबड़ कटक बन जाते हैं। इस तरह गड्ढों, घाटियों, कटकों तथा शिखरों के कारण समस्त धरातलीय सतह पर अत्यंत ऊबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती हैं, जिसे नंगे पांव पार करना कठिन हो जाता है। इस तरह की स्थलाकृति को हम उत्खात स्थलाकृति कहते हैं, या इसे ही हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा बात करूं मैं क्वेश्चन की आपके साथ में, और दूसरा क्वेश्चन है प्रस्तर जालक निर्मित होते हैं। जो प्रस्तर जालक हैं वो निर्मित होते हैं, तो वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? वो होते हैं आपके वायु क्रिया के द्वारा। किसके कारण? वायु क्रिया के कारण। क्योंकि प्रस्तर जालक का निर्माण वायु क्रिया द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप होता है। मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी शिलाएं पड़ जाती हैं जिसकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से होती है, अर्थात जिसके विभिन्न भागों से अपघर्षण द्वारा सेल के कोमल भागों को अपर्दित करके उड़ा ले जाती है। यानी उस चट्टान के जो आसपास जो रेत होती है या जो बिल्कुल कोमल मिट्टी होती है, उसको उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। परंतु कठोर भाग यथास्थान स्थिर रहते हैं। इस प्रकार के अपर्दन के कारण सेल भाग में जाली का निर्माण हो जाता है। इसी तरह की सेल को प्रस्तर चालक, जालीदार सेल या जालक या अहिंसमक चालक कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियाँ निम्न हैं। इनमें से आप देख सकते हो कि पवन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। आपको होता है इनसेल वर्ग, छत्रक सेल, भूस्तंभ, ज्यूजैन, यारडांग और पवन बातायान। इनसेल वर्ग, छत्रक सेल, भूस्तंभ, ज्यूजैन, यारडंग, पवन बातायान, ये सभी के सभी किसके द्वारा होते हैं? पवन के द्वारा होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ये उड़ा करके ले जाते हैं। आगे आपका एस्कर होते हैं। तो एस्कर होते हैं हिमानीकृत भू आकृतियाँ। कैसी होती हैं? हिमानीकृत भू आकृतियाँ, ये हमारे एस्कर कहलाते हैं। थोड़ी सी इसकी व्याख्या को लेकर के बात करूं मैं आपके साथ में, तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है इसकी कि इस प्रकार की हिमानी जल और निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल स्वरूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने के उद्मुदत जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं। जब ये जलधाराओं के रूप में बहती है तो कैसी भी होती है? ये मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे एवं सकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। एस्कर का निर्माण घाटी में पहाड़ी, दलदल, निचले भाग आदि सभी के ऊपर होता है, अर्थात एस्कर के निर्माण में उच्चावच की असमानता प्रभाव नहीं होता। आगे आपका इस प्रकार की हिमानी जल और निक्षेप द्वारा अन्य स्थलाकृतियाँ, ठीक है, तो और कौन कौन सी होती हैं? कैम और कैटल होती हैं। ये हिमानियों के द्वारा बनने वाली, ठीक है। आगे आपका कथन और कारण दिए गए हैं। ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र है। बिल्कुल, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन के अंदर छिद्र की पहचान की गई है। तो आपके क्या है? हमेशा ये दोनों सही है, किंतु आर की व्याख्या नहीं
कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जैसे ये सूर्य है और ये हमारी ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज आती हैं उनको पृथ्वी पर सीधा आने से रोकती है। क्योंकि ये सीधे पर आ जाती है, सीधे पृथ्वी पर आ जाए तो मनुष्य को त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करूं मैं, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया जाता है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वहाँ त्रिकोशिकीय परिसंचरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी गैसें हैं जो ओजोन परत के छिद्र के या ओजोन परत डिप्लेशन का कारण है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS तथा हानिकारक गैसें वहाँ पहुँचा दी जाती हैं, जिस कारण अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में ह्रास हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? एक तो आपका टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने को होगा, क्योंकि सीधे यहाँ पर आएंगे। चलिए नीचे दिया गया है आपके कथन और कारण। और मिट्टी या चट्टान के आधार की तलोछिद्रता एक नदी में कटाव का कारक होती है। बहिकाओं की तलोछिन्नता भूमि अंतःसरण के कारण होती है। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर हमारे क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि एक सेकेंड, चलिए ठीक है, वो अभी नहीं जा रहा। तो आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि नदी जल में जहाँ चट्टानों के कारण जो कटाव होता है वह अंततः सरण के कारण होता है। कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और इसका सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि नदियाँ जल को प्रवाहित कर अपने उद्गम स्थान से लेकर ढालों के अनुरूप बहती हैं और बहते जल द्वारा विविध प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण करती हैं, ये अपने साथ में। ठीक है ना? आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ शुष्क एवं गर्म होती हैं, कारण महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय नहीं होती हैं। तो इसका सही है कि दोनों सही हैं, लेकिन क्या है? सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ शुष्क और गर्म होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गुजरने के कारण ये गर्म हो जाती हैं तथा महाद्वीपों से गुजरने के कारण इनमें आर्द्रता की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आर्द्रता की कमी पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय होती हैं तथा जिन क्षेत्रों से गुजरती हैं वह मौसमी प्रभाव डालती हैं। पहली बात तो ये याद रखना कि जो उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ कैसे होती हैं? स्थानीय होती हैं, और वो वहाँ से जहाँ से गुजरती हैं उस पर कौन सा प्रभाव डालती हैं? मौसमी प्रभाव डालती हैं। और ये गुजरने के कारण गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गुजरती हैं। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? बिल्कुल नाइट्रोजन नहीं है। उसके अलावा आप मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये की सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है और जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रमुख गैस है। क्या है? प्रमुख गैस है। निम्नलिखित मौसमी दशाओं में निम्न में से किस में नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? तो ये घटित होता है आपका तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन में। किसमें? तापमान का रुद्धोष परिवर्तन में। क्या होगा आपका? नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होगा। आगे चलते हैं हम, आगे थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। वायु राशियों में तापमान की ह्रास दर तथा उसमें उपस्थित आर्द्रता वायु में स्थिरता की मात्रा को निर्धारित करती है। यदि ऊंचाई के साथ वायु का तापमान बढ़ता है, ऊंचाई के साथ वायु का तापमान बढ़ता है तो नीचे की ठंडी एवं भारी वायु अपनी यथास्थिति बनाए रखती हैं। इसे निरपेक्ष स्थिरता कहते हैं। या कोई बाह्य शक्ति वायु को ऊपर की ओर धकेलती है तो उसमें रुद्धोष्म की क्रिया से ठंडी हो जाती है। अगर वो ऊपर की ओर ढकेलती है तो किसकी क्रिया की वजह से? रुद्धोष्म क्रिया की वजह से ठंडी हो जाती है। और जब तक ये वायु में संघनन न हो जाए तो ये वायु आसपास की वायु से अधिक ठंडी रहती है और शुष्क वायु के रुद्धोष्म तापमान ह्रास की तुलना में ये अधिक प्रभावी सक्रिय होती है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, मौसमी प्रतिकूलता।
सर्वाधिक होता है तो सर्वाधिक कहाँ होता है? मध्य अक्षांशों में। मौसमी प्रतिकूलता सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? मध्य अक्षांशों में। मौसमी व्यतिक्रम सर्वाधिक मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। मध्य अक्षांश का विस्तार 30 से 60 डिग्री है। अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है और मध्य अक्षांश में फेरल कोशिका का निर्माण होता है। एक और याद रखना, जो 20 से 30 डिग्री वाला एरिया है आपका, उसके अंदर आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। और मरुस्थल का जो और कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि ठंडी वायु राशियाँ इनके निर्माण में सहायक होती हैं और ये हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर देखने को मिलते हैं या पश्चिमी भागों में देखने को मिलते हैं। आगे आपका ध्रुवीय अंग संबंध होता है, किससे होता है? तो ये आपका होता है वायु पेटियों के उद्भव से। वापस ध्रुवीय अग्र संबंध होता है तो ये होता है आपकी वायु पेटियों के उद्भव से। किससे? वायु पेटियों के उद्भव से। थोड़ी सी व्याख्या। ध्रुवीय अग्र वायु पेटियों के उद्भव से संबंध होता है। यहाँ वायु अत्यधिक ठंडी तथा सघन पाई जाती है, जिस कारण उसका घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? घनत्व अधिक होता है तथा भारी होती हैं। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र को उच्च भार पेटी कहा जाता है। याद रखना, दक्षिणी हो या उत्तरी हो, 80 डिग्री के बाद वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है उच्च भार पेटियाँ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, कथन कारण है और इसके बारे में हमें बताना है। हिंद महासागरीय धाराओं का परिचलन प्रतिरूप अंध महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचलन प्रतिरूप के बहुत भिन्न होता है। कारण, हिंद महासागर मानसूनी हवाओं के मौसमी आवर्तीता से प्रभावित होता है एवं उत्तर में स्थल रुद्ध है। इसके बारे में कथन है वो बिल्कुल दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जब हिंद महासागरीय परिचलन प्रतिरूप अंध महासागरीय तथा प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचलन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है। बिल्कुल इन दोनों के जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और जो आपका अटलांटिक ओशियन है, उससे क्या होती है? बहुत भिन्न होता है। कारण है क्योंकि हिंद महासागर मानसूनी हवाओं के मौसमी आवर्तीता से प्रभावित होता है, उत्तर में स्थल रुद्ध है। जैसे मैं बात करूं, हम यहाँ पर हिंद महासागर को लेकर के बात करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से आपको नॉर्थ में आपके हिमालय देखने को मिलता है तो ये स्थल अवरुद्ध हो जाता है, स्थल अवरुद्ध हो जाता है और यहाँ पर मौसमी परिवर्तन है। 6 महीने इधर देखने को मिलेंगे और 6 महीने फिर इधर से इधर के लिए चलेंगे। 6 महीने तो बिल्कुल स्थल से जल से स्थल के लिए और फिर 6 महीने बाद वापस परिवर्तन हो जाता है। हिंद महासागर के अंदर जो मौसमी घटनाएँ हैं वो 6 महीने में परिवर्तित होती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर उत्तर में स्थलबद्ध है, जिसका कारण उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण दिशाओं में साल में 2 बार परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है। किसके कारण होता है? तो ये विषुवतीय रेखीय प्रदेश में। कहाँ होता है? समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है तो विषुवतीय रेखीय प्रदेश में। समुद्री धाराओं का अभिसरण विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में होता है। विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में व्यापारिक पवनों के माध्यम से हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल याद रखना, विषुवतीय रेखीय में कहाँ के लिए चलेंगे? ये पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा एवं दक्षिणी हिंद महासागर की दक्षिण विषुवतीय धारा का कारक होता है। तो ये होता है आपका कोरियोलिस बल। क्या होता है? कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल के चलते ही तो उधर वाली तो ऐसे घूम जाती हैं और इधर वाली ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल घड़ी के सुई की दिशा की ओर घूम जाती हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे भूमध्य रेखा और ये आपके उत्तरी और ये दक्षिणी। आगे बात करूं मैं थोड़ी सी व्याख्या को लेकर के, तो व्याख्या है, उत्तरी हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा एवं दक्षिणी महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। ठीक है, धारा कोरियोलिस बल प्रभाव होता है। इस बल के फलस्वरूप पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं। कोरियोलिस बल पृथ्वी के भिन्न भिन्न अक्षांशों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल के फलस्वरूप प्रभाव नगण्य पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पर इसका बल अधिक होता है। याद रखना, कोरियोलिस बल जो बल लगाता है
वो आपका भूमध्य रेखा पर तो कम देखने को मिलता है, वहीं अपेक्षाकृत जो आपके ध्रुव होते हैं वहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। अयनवर्तीय उच्च वायुदाब में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन या व्यापारिक हवाएं कहते हैं। कैसे कि उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहते हैं। आगे आपका फेरल का सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्त दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है। बिल्कुल, कोरिलेश बल फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरवर्त दिशाओं में बहाव के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, अभी हम कोरिलेश बल की बात करके ही आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। बाद बाकी ये दोनों की दोनों क्या हैं, सत्य हैं। फेरल के सिद्धांत के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर और कोरिलेश बल के कारण प्रभाव में अपनी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिस कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं की दिशा उत्तरावृत हो जाती है। बिल्कुल, हमने अभी कोरिलेश बल की बात की थी, यहाँ से ये ऐसे मुड़ जाएंगी और यहाँ पे आने के बाद में ये ऐसे मुड़ जाती हैं, सॉरी ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ती हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये याद रखना आप तो कोरिलेश बल को लेकर। और कोरिलेश बल का मान बात करूं मैं, सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्रों में। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, भूमध्य सागरीय पर। एक और शब्द आया था अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पृथ्वी अपने आप को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ बल लगाती है। हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कौन सी मिट्टी का कितना पीएच मान है वो देखना है। तो मिट्टी के प्रकार हैं और पीएच मूल्य है। जैसे मैं बात करूं आपसे पहले ही कि कृषि मिट्टियां, और कृषि मिट्टियां का पीएच मूल्य होता है, वो होता है 5 से 8। कितना होता है, 5 से 8। ठीक, आगे बात करूं मैं अत्यधिक क्षारीय मिट्टियां, इनका होता है 8 से लेकर के 8.5 पीएच। निरपेक्ष मिट्टियों का पीएच मूल्य होता है 7 और 7 करता है उदासीन को इंगित। ठीक, और अत्यधिक अल्कली मिट्टियां होती हैं 4.4 से लेकर के 4.5 पीएच तक, 4.5 तक। निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था? वो आपके कौन थे? वो हैं आपके हेरोडोटस, जिन्होंने सर्वप्रथम विश्व को 3 महाद्वीपों के अंदर विभाजित किया था। हेरोडोटस ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया, जो निम्न हैं एशिया, यूरोप तथा लीबिया यानी अफ्रीका। इन्हें इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 3 भागों में बांटा था, एशिया, यूरोप और लीबिया यानी अफ्रीका। आगे ये प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहा था। ये भी याद रखना कि कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो थे आपके हेरोडोटस। इनको इतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेटजेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है? बिल्कुल, किससे की है? स्टेट है उसकी तुलना जीव के साथ की है, और वो है आपकी राजनीतिक भूगोल। कौन सी है? राजनीतिक भूगोल। रेटजेल ने राजनीतिक भूगोल में स्टेट की तुलना जीव से की है। रेटजेल ने मानव भूविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जिसे उन्होंने भौगोलिक अध्ययन का मुख्य क्षेत्र कहा। किस शब्द का प्रयोग किया? उन्होंने भूविज्ञान का। रेटजेल सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा के समर्थक थे। याद रखना, जो रेटजेल थे वो सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा के समर्थक थे। इनको राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रेटजेल को। और इन्होंने पुस्तक कौन सी थी जिसमें स्टेट की तुलना जीव से साथ की जाती है? राजनीतिक भूगोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। लेवेंस रोम का सिद्धांत। लेवेंस रोम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये भी किसके द्वारा? रेटजेल के द्वारा। लेवेंस रोम का सिद्धांत प्रतिपादित किया रेटजेल ने। किसने किया? रेटजेल ने। इन्हें हम राजनीतिक भूगोल के पिता के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करूं मैं, लेवेंस रोम का सिद्धांत रेटजेल द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका अर्थ होता है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों का विकास होता है। क्या होता है? ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों का क्या देखने को मिलता है? वास देखने को मिलता है।
रेड जेल के समय में ही भौतिक बनाम मानव भूगोल में दीर्घता का विवाद प्रारंभ हुआ था। किन किन के मध्य? भौतिक और मानव भूगोल के मध्य। क्योंकि कुछ जो पहले वाले भूगोलवेता थे उन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति है वो ही सब कुछ है, लेकिन बाद में आके मानववाद की अवधारणा देते हैं कि पृथ्वी के साथ साथ मानव की भी उपयोगिता है। और तीसरे आते हैं संभववाद वाले, जो कि आपके मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, इन दोनों को कोरिलेटेड करने की बात कहते हैं। आगे चलते हैं हम। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 और क्या कह रहा है? व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिल्कुल व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत है वो ग्रिफिथ टेलर से है। किससे है? ग्रिफिथ टेलर से। मानव भूगोल में व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत का जॉर्ज टेथम द्वारा किया गया, जबकि ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे। एक और चीज़ फैक्ट यहाँ से आती है कि जो आपके ग्रिफिथ टेलर थे वो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे। किसके? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे। लेकिन उन्होंने किसका भी सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ग्रिफिथ टेलर ने व्यवहारिक संभववाद का। और इसका सिद्धांत जो दिया था किसके द्वारा दिया था? जॉर्ज टेथम के द्वारा। आगे क्वेश्चन 20 है और सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो आप एक तरफ लेखें और दूसरी तरफ किताबें हैं, याद करने का प्रयत्न करेंगे। ग्रिफिथ टेलर की जो पुस्तक थी वो थी जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी। ग्रिफिथ टेलर की कौन सी थी? ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। हॉर्ट शॉरन की पुस्तक थी पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। हॉर्ट शॉरन की कौन सी थी? पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और डिकिंसन की थी मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी डिकिंसन की। हॉर्ट शॉरन की थी पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ग्रिफिथ टेलर की थी ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। और आप बात करें जॉन्सटन की, तो इन्होंने ज्योग्राफी एंड जियोग्राफी फर्स्ट दिया था। इनकी पुस्तकों को आप याद रखें, पुस्तकों से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे आपका ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है मुख्यतः किसकी वजह से होता है? तो प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। किसकी वजह से? प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने की वजह से छोटे नगरों का विकास होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन अगला है हमारा, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसके बारे में बताना है। और ये कथन और कारण से दिया गया है। किससे दिया गया है? कथन और कारण से। तो नगरीय उपांत बड़े शहरों का परिग्रामी क्षेत्र होता है। नगरीय उपांत बड़े शहरों का परिग्रामी क्षेत्र होता है जो शहर से सुदृढ़ संबंध होते हुए भी उसका भाग नहीं है। कारण शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक होती है। तो बिल्कुल ए और बी दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? चलिए व्याख्या में बताते हैं। नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1937 में स्मिथ ने लुसियाना यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के अध्ययन में नगर की सीमा के बाहर निर्मित क्षेत्र के लिए किया था। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक। स्मिथ के अनुसार नगर की प्रशासकीय सीमा के बाहर निर्मित क्षेत्र को नगरीय उपांत कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि नगर की जो प्रशासकीय सीमा है या जो प्रशासकीय सीमा है उसके बाहर का जो क्षेत्र है वो नगरीय उपांत कहते हैं। नगर की बाहर सीमा का ग्रामीण तथा नगरीय भूमि के उपयोग के मध्यवर्ती भाग मेखला पाई जाती है जो दोनों की विशेषताओं को धारण करती है। इस नगरीय उपांत वह हुआ जहाँ गतिविधियाँ तो होती हैं परंतु प्रशासन द्वारा नगर को दी जाने वाली सुख सुविधाओं नहीं होती और नगर में अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में लोगों का बसाव होता जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर एक बीच में एक और श्रृंखला बताई थी। इसके अंदर क्या कहा था? इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा और इधर से इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है। किस पर करता है? तो वो जलवायु पर। किस पर करता है? जलवायु पर। याद रखना, ग्रामों में मानवों का जो आवास है किस पर निर्भर करता है? जलवायु पर। क्यों?
क्योंकि मानव बसाव के लिए उचित व अनुकूलित जलवायु सघन मानव बसाव को आकर्षित करती है, जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र में मानव बसाव प्रतिकर्षित होता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, जैसे कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ की अपेक्षा मैदानों में अधिक बचने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ की अपेक्षा जलवायु वहाँ पर क्या होगी, अनुकूल होगी। ऐसे ही मरुस्थल की अपेक्षा मैदानों के अंदर भी हमें अधिक देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैदानों में विषम परिस्थितियाँ, विषम जलवायु देखने को प्राप्त होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रव्रजन विशिष्टता है, यानी नगर की ओर आते हैं, उसका क्या कारण है, उसका है विकासशील देशों की। क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई नगर की ओर जा रहा है, ये कारण किसका है, तो विकासशील देशों का कारण। ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रव्रजन विकसित देशों की विशिष्टता है। पिछले 3-4 दशकों से विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों के लिए प्रवास की प्रवृत्ति में तीव्रता आई है। क्या आई है, तीव्रता आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के चलते वो गांव को छोड़ जाते हैं, रोजगार नहीं होने के कारण गांव को छोड़ जाते हैं, और आगे बात करें बेरोजगारी को हो तो भी वो क्या करते हैं, शहर में जाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। शिक्षा का अभाव, क्योंकि गांव के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छे नहीं होते, चिकित्सा हॉस्पिटलाइज भी अच्छे नहीं होते, और मनोरंजन आदि सुख सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन होता है, क्योंकि वहाँ मनोरंजन के साधन भी सीमित होते हैं। जबकि शहरों में हम देखते हैं मनोरंजन के कई प्रकार के साधन देखने को मिलते हैं। कहीं आपको सिनेमा हॉल देखने को मिलेंगे, कहीं आपको पार्क देखने को मिलेंगे, कई ऐसी जगह हैं जो कि उन्होंने सिटी में डेवलप किए हैं घूमने के लिए। तो ये वो कारण हैं जो क्या करते हैं, गाँव से लोगों को शहर की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में से नगर की ओर प्रव्रजन विशिष्टता है, किस में देखने को मिलती है, विकासशील देशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। 2.1% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। तो ये कब हो जाएगी, हमारी 33 वर्षों में। कितने में, 33 वर्ष में। जो फिलहाल के संख्या बढ़ रही है उसकी तरफ से 2.1% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या दुगनी हो जाएगी 33 वर्षों में। ठीक है ना। आगे आपका वॉन थ्यूनेन से, और वॉन थ्यूनेन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रतिमान में एक शहर के चारों ओर कृषि मंडल में प्रत्येक मंडल उन कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसके लिए वे सर्वयुक्त होते हैं। कारण, क्योंकि वॉन थ्यूवेन ने विशिष्टीकृत कृषि उद्यमों एवं पशु के संयुक्त प्रचालन के लाभों की कल्पना नहीं की है। बिल्कुल ये सही है, किंतु आर गलत है, क्योंकि वॉन थ्यूवेन के अनुसार, थोड़ा सा आप व्याख्या को ही पढ़ें, जो समय भी खराब नहीं होगा अपना ज़्यादा। इनकी बात कर ली हमने पिछली क्लास के अंदर कि इन्होंने 6 पेटियां बताई थी, और हर पेटी में एक के बाद दूसरी पेटी के अंदर जाते जाते क्या होता है, लाभ कम होता है। ठीक है, तो ये जर्मन के अर्थशास्त्री थे। 1826 ईस्वी में कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था। वॉन थ्यूवेन ने सिद्धांत तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित था। बिल्कुल इसकी हमने चर्चा कर ली। वॉन थ्यूवेन के प्रतिपादन में एक शहर के चारों ओर कृषि मंडल में प्रत्येक मंडल उन कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसके लिए वो सर्वो उपयुक्त होता है। वॉन थ्यूवेन ने केंद्रीय बाजार नगर के चारों ओर विकसित होने वाली 6 संकेंद्रित पेटियों का प्रतिपादन किया है। वॉन थ्यूवेन ने विशिष्टीकृत कृषि उद्यमों एवं पशुधन के संयुक्त प्रचालन लाभों की गणना 6ठी पेटी में की है, और इस पेटी में पशुपालन देखने को मिलता है। बात कर ली पहली पेटी साग सब्जी, कास्ट, अन्न, चारागाह प्रति के साथ सस्यावर्धन और त्रिक्षेत्र पद्धति, और फिर पशुचारण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेबर की, और वेबर का पदार्थ सूचकांक अनुपात संदर्भित करता है। किसको करता है, तो ये आपको करता है कच्चे माल का भार एवं उत्पाद माल के भार के मध्य को। इसका भी हमने अभी पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले वेबर को पढ़ लेते हैं, हालांकि हम इसकी चर्चा करके आए तो ज़्यादा नहीं लगाएंगे। पदार्थ सूचकांक कैसे प्राप्त कर सकते हो आप, कि उत्पादित वस्तु का भार भाग बटा स्थानीय पदार्थों का भार। नेक्स्ट है आपका सुमेलित करने के लिए, और जैम्बिया को तांबा है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका में हीरा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी किम्बरले की खान। कौन सी खान,
किम्बरली की खान जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आगे बात करूं मैं ईरान, और ईरान देखने को मिलता है खनिज तेल, और खनिज तेलों में सर्वाधिक योगदान देता है। ईरान के अंदर खनिज तेल अधिक देखने को मिलते हैं। और भारत की बात करें तो अब्रक और माइका की बात की जाती है। वहीं हम बात करते हैं आपके राजस्थान की, तो राजस्थान में भी अब्रक के भंडार पाए जाते हैं, और अब्रक सिटी और माइका सिटी के नाम से आपके भीलवाड़ा को जाना जाता है। आगे आपका परिवहन जाल की व्याख्या में निम्न में से कौन सा सूचकांक न्यूनतम मान में उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है। आपका कौन सा है जो कि क्या न्यूनतम मान में उच्च केंद्रीयता दर्शाता है, तो वो आपका कौन सा है, अल्फा। क्या है, अल्फा। क्योंकि परिवहन जाल की व्याख्या में अल्फा सूचकांक न्यूनतम मान में उच्च केंद्रीयता को दर्शाता है, और सुसंबद्ध मार्ग का अल्फा सूचकांक 1 तथा पूर्णतः असंबद्ध मार्ग जाल का अल्फा सूचकांक 0 होता है। पूर्णतः असंबद्ध मार्ग होगा उसका अल्फा तो कितना होगा, 0, लेकिन जो आपका सुसंबद्ध मार्ग होगा उसका 1, याद रखना, सुसंबद्ध 1, असंबद्ध 2। हाल के वर्षों में चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश था, वो था आपके चीन। कौन सा था, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याख्या को लेकर के। हाल के वर्षों में चाय का सर्वोच्चतम आयातक देश यूनाइटेड किंगडम एवं निर्यातक देश चीन है। ठीक है। चाय भारत की प्रमुख निर्यातक वस्तु है। 1965 के पूर्व भारत विश्व में चाय का सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक देश था, परंतु आज श्रीलंका तथा चीन के बाद तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है चाय में, तीसरा स्थान। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, मिस्र, सूडान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एवं जर्मनी भारतीय चाय के प्रमुख ग्राहक देश हैं। यहाँ पर भारत से क्या भेजी जाती है, चाय भेजी जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से उभयस्थ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर विकल्प सही नहीं था, बोनस था। बांग्लादेश की सीमा से संबंध भारतीय राज्य हैं आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और प्रश्नगत कोई भी विकल्प सही नहीं था। याद रखना आप तो कौन कौन से हैं, आपका एक असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा को याद रखना, ये 3 ओर से अपने साथ घेरे हुए हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय जाति है। इनमें से मदिंगा, गुजर, डोम, खटीक, तो कौन सी है, मादिंगा या मादिगा। ठीक है ना। मादिगा दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है, और यह जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, देखिए कहाँ देखने को मिलेगी आपको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती। कौन सी, मदिगा जनजाति। इस जनजाति को मतांगी, मकालू और मदिगांव नामों से भी जाना जाता है। गुज्जर गुजरात में और राजस्थान राज्य की प्रमुख जनजाति है। कौन सी, गुज्जर। आगे देखिए आपको 2 वक्तव्य दिए गए हैं, और दोनों का सामाजिक विविधताएं भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति है। सामाजिक विविधताएं क्या है, भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति है। कारण जातीय उत्पत्ति के आधार पर सुपरिभाषित जनजातीय पहचान। तो ए और आर दोनों सही है, और इसके स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। सामाजिक विविधता भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा एवं विभिन्न जातियों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो यहाँ की क्या है, पहचान है। तो याद रखना क्या है, ये पहचान है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी धर्मों के लोग देखने को मिलेंगे, और सभी के अलग अलग धर्म, सभी के अलग अलग संस्कार, सभी के अलग अलग त्यौहार हैं, सभी की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं हैं, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। चलिए बेहद ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और वो है आपके सामने ये, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य का उर्दू भाषी जनसंख्या 1991 में संकेंद्रण सूचकांक सर्वोच्च था। वो था आपके किसके, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य का उर्दू भाषी जनसंख्या 1991 संकेंद्रण सूचकांक सर्वोच्च है। आगे चलते हैं हम।
प्रवर्तन विसरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। प्रवर्तन विसरण का सिद्धांत था किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपका प्रतिपादित किया गया था एडवर्ड रॉजर्स के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड रॉजर्स के द्वारा 1995 में प्रतिपादित किया। क्रिस्टालर ने 1933 में केंद्रीय स्थल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रिस्टालर ने किसका किया? केंद्रीय स्थल का सिद्धांत। केंद्रीय स्थल का सिद्धांत क्रिस्टालर, और प्रवर्तन विसरण का सिद्धांत एडवर्ड रॉजर्स। एडवर्ड रॉजर्स प्रवर्तन विसरण का सिद्धांत। और पीटर हैगेट व चॉर्ले मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे। किसके? तो ये मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे। कौन? पीटर हैगेट व चॉर्ले, ठीक है ना, ये दोनों। आगे आपके क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है? इनमें से कौन सा प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है वो बताना है। तो वो है आपका प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का अगर सही तरीके से मतलब आपको सूचकांक निकालना है, सही तरीके से अगर उसकी प्रगति को देखना है, तो पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष रूप प्रति व्यक्ति आय है। आय का उत्पादन का स्तर ऊंचा हो, रोजगार का ऊंचा स्तर हो, आय का ऊंचा स्तर हो। रोजगार तथा उत्पादन में प्राथमिक क्रियाओं की अपेक्षा द्वितीय एवं तृतीय क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही क्या होता है? इनकी वजह से ही पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है। यह है निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि में विकास स्तर में भिन्नता को प्रदेश की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके लॉरेंज कर्व में। किसमें? लॉरेंज कर्व में। ठीक, आगे थोड़ी सी व्याख्या। लॉरेंज वक्र एक सांख्यिकीय श्रेणी में परिप्रेक्षण माप का बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर लॉरेंज ने विभिन्न राष्ट्रों तथा एक ही राष्ट्र के विभिन्न समय पर आय तथा संपत्ति के वितरण की असमानता को मापने के लिए किया गया था। समय के साथ साथ लॉरेंज कर्व का अनुप्रयोग विकास स्तर में विभिन्नताओं को प्रदेश की पहचान के लिए तथा प्रचालित वितरणों जैसे कि लाभ तथा मजदूरी का वितरण की असमानता को मापने के लिए किया जाने लगा है। किसका? लॉरेंज कर्व का। और लॉरेंज वक्र को बनाने वाले भी कौन थे? प्रोफेसर लॉरेंज। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना संस्थान में नगरों को कितनी आकार श्रेणियां बनाई हैं? तो कितनी बनाई हैं? भारतीय जनगणना संस्थान में नगरों को कितनी आकार श्रेणियां बनाई हैं? तो बनाई गई आपकी 6। कितनी? 6। कौन कौन सी हैं? तो वो आप देखिए कितनी बनाई है? 6। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम और षष्ठम। ठीक है ना। 5000 से कम, 5000 से 10,000 9,999 तक, और 10,000 से 19,999 तक। और तृतीय के अंदर हमें देखने को तृतीय के अंदर देखने को मिलती है कौन सी? 20,000 से लेकर के 49,999 तक। द्वितीय के अंदर 49,000 से लेकर के 99,999 तक। और प्रथम में 1 लाख या उससे अधिक। ठीक है ना। पहले याद रखना 1 लाख या उससे अधिक। ठीक है ना, पहले स्थान पर। दूसरे पर 49 से 99 तक। तीसरे में 20 से 49 में। और चतुर्थ में 10 से 19 तक। पंचम में 5 से 9,999 तक। और छठ के अंदर देखा जाता है 5,000 से कम वालों को। ठीक है ना। ये कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया गया है? तो किसके अंदर किया गया है? ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसको? आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक विभिन्नता को कम करने के लिए किस नीति को स्पष्ट किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए 1974 से 78 विकास में प्रादेशिक विभिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया गया है। और चतुर्थक पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा उनके पुनरीक्षण के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नाम दिया गया है। किस नाम दिया गया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नियोजित शहर नहीं है? भुवनेश्वर, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर। बिल्कुल कौन सा नहीं है? तो वो आपका लखनऊ। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। जयपुर के नगर नियोजन की नींव 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह ने डाली थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पाश्चात्य पद्धति पर आधारित नगर नियोजन की शुरुआत हुई। नगर नियोजन के आधार पर कई औद्योगिक नगर बसाए गए हैं, जिनमें आप देख सकते हो राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, चितरंजन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। देश में कई राज्यों की राजधानियां बनाई गई हैं, जिनके निर्माण में नगर नियोजन के नियमों को सख्ती से पालन किया गया है। सबसे अच्छी बात करूं मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ को एक बिल्कुल बेहतर तरीके से या बेहतर सोच समझ के साथ बनाया गया है। तो उनमें देखिए राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, जयपुर, गांधीनगर, ईटानगर ऐसे नियोजित नगर हैं। और मैं भी चंडीगढ़ की बात ही कर रहा था। चंडीगढ़ की जो आयोजना थी वो प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री थे ली कार्बूजिए ने तैयार की थी। किसने की थी? ली कार्बूजिए ने। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? यानी कुछ राज्य दिए गए हैं और ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है। किस पर करता है? बिल्कुल ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या पूछना चाह रहा था वो नहीं है। अच्छा, आवासों का निर्भर करता है, इनका हमें बताना है। देखिए नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था 1963 में, और हरियाणा 1966, मेघालय 1972 और सिक्किम 1975। आगे क्वेश्चन नंबर 42। भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में सीमांकित करने के बृहद, मध्यक एवं सूक्ष्म शब्दों को प्रस्तावित किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपके OH के सफेट। किसके द्वारा? OH के सफेट के द्वारा। इसके अलावा 1967 में पी सेन गुप्ता ने भारत को बृहद 42 मध्यम आकार के प्रदेशों में विभाजित किया था। किसने? 1967 में पी सेन ने भारत को कितने में किया था? बृहद 42 मध्यम आकार के प्रदेशों में विभाजित किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक विकास के निम्न स्तर में योगदान दिया है? तो किसने दिया है निम्न आर्थिक विकास के स्तर में योगदान? सकल घरेलू पदार्थ में कृषि के भाग में धीमा ह्रास। क्या होता है? सकल घरेलू पदार्थ में कृषि के विकास में धीमा ह्रास। ठीक है ना? इसमें निम्न स्तर में योगदान दिया है। आर्थिक विकास में हम जब भी बात करते हैं, आर्थिक विकास में सर्वाधिक जो योगदान देता है वो देता है आपका तृतीय सेक्टर। कौन सा? तृतीय सेक्टर। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड सेक्टर है, द्वितीय सेक्टर, वो देता है। फिर उसके बाद में फर्स्ट सेक्टर। ठीक है ना? और जिस देश का तृतीय सेक्टर सबसे अधिक मजबूत होगा उस देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी देखने को मिलेगी। आगे है आपका नरोरा आणविक शक्ति केंद्र स्थापित है, और नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। काकरापार कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान में देखने को मिलता है रावतभाटा। ठीक। नरोरा आणविक शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। महाराष्ट्र में तारापुर तथा जैतापुर आणविक शक्ति केंद्र है। तमिलनाडु में कलपक्कम और कुड़नकुलम है, और राजस्थान में रावतभाटा परमाणु संयंत्र है। वापस याद करना, नरोरा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में तारापुर, जैतापुर, काकरापार, और तमिलनाडु में कलपक्कम, कुड़नकुल, और राजस्थान में रावतभाटा। राजस्थान में रावतभाटा, तमिलनाडु में कलपक्कम, कुड़नकुल, महाराष्ट्र में तारापुर, जैतापुर, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। आपका है क्वेश्चन नंबर 45, और ये कहा गया है कि इनको हमें मिलाना है। यह कौन से में? तो चलिए मिलाते हैं। मैं बात करूं, एक तरफ तकनीक दी गई है, एक तरफ मूल विषय दिए गए हैं। तो तकनीक है आइसोडापेन, और मूल में स्थानिक विसंगत से है। क्या है? आइसोडोपेन का संबंध किससे है? मूल्य में स्थानिक विसंगता से। प्रवेश द्वारा मूल्य सुविधाएं, GIS क्षेत्रीय आंकड़े, ग्राफ सिद्धांत अनुप्रयोग,
निष्पंदन पदानुक्रम। ग्राफ सिद्धांत अनुप्रयोग किससे संबंधित है? निष्पंदन पदानुक्रम से। जीआईएस किससे संबंधित है? क्षेत्रीय आंकड़ों से। और प्रवेश द्वारा मूल्य ये किससे संबंधित है? सुविधाओं से। आइसोडापेन मूल्य में स्थानिक विसंगत से है। आगे है प्रमाणिक विचलन एक सांख्य रूप में मूल्यों के परिक्षेपण का माप है। सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीय मूल्य से अलग होता है। ठीक है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी क्या कर रहा है? सही कर रहा है, क्योंकि प्रमाणिक विचलन एक सांख्य रूप में मूल्यों के परिक्षेपण का माप होता है, क्योंकि सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीय मूल्य से अलग होता है। ठीक है ना। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 47, बाइवेरिएट समीक्षा में समासरण गुणांक का अध्ययन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बाइवेरिएट समीक्षा में समासरण गुणांक का अध्ययन निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? प्रमाणिक विचलन। किसके द्वारा? प्रमाणिक विचलन। आगे थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि किसी सम्यक श्रेणी के समांतर माध्य से उसके विभिन्न पद के मूल्यों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल को उस श्रेणी का मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाणिक विचलन कहते हैं। आगे आपका ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से निम्नलिखित में से किससे होता है? तो वो होता है आपके किससे? व्यवस्थित यादृक्ष प्रतिचयन से। किससे? व्यवस्थित यादृक्ष प्रतिचयन से। ठीक है ना। आगे आपका इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या को। अच्छा, इसको पढ़ के उत्तर देना है, तब तक थोड़ी सी व्याख्या। ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित यादृक्ष प्रतिचयन होता है, क्योंकि व्यवस्थित यादृक्ष प्रतिचयन में समग्र की कोई इकाई प्रतिदरी अध्ययन के लिए चुनी जा सकती है। व्यक्तिगत पक्षपात से रहित होने के कारण यादृक्ष प्रतिदर्श समग्र के वास्तविक प्रतिनिधि माने जाते हैं। सौदेश्य प्रतिचयन की तुलना में यादृक्ष प्रतिचयन विधि अधिक उपयुक्त है एवं वैज्ञानिक मानी जाती है। ठीक है, अब एक सेंटेंस या हम कह सकते हैं गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है। मानव केंद्रित भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल एक ऐसा उपागम है जिसमें मानव बोध, माध्यम, सृजनात्मकता को केंद्रीय और सक्रियात्मकता की भूमिका दी गई है। ये उपागम ऐसा प्रयास है जिसमें मानवीय जीवन की घटनाओं के मूल्य एवं घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें मानवीय मूल्यों की घटनाओं को समझने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। तथा एक व्यापक विचार उठाया गया है कि व्यक्ति क्या है और क्या कर सकता है। इसमें एक सवाल उठाया है कि एक तो व्यक्ति क्या है और व्यक्ति क्या कर सकता है। यद्यपि माना जाता है कि मानववाद की अवधारणा का आरंभ फ्रांसीसी विचार शाखा द्वारा किया गया, लेकिन 1977 के दशक में इसके पुनः सचेतन का श्रेय उस व्यापक असंतोष को जाता है जो संख्यात्मक क्रांति के दौरान बनाए गए यांत्रिकी मॉडलों के प्रति था। ये मॉडल अक्सर अन्वेषित दोनों की ही आत्मपरकता को मिटाने पर प्रतीत होते हैं और संभववाद के विषय निष्ठता के दावे की भी सामान्य आलोचना हुई है। इसे आलोचना के रूप में इसलिए प्रस्तावित किया गया ताकि भूगोलवेत्ता अपने समय स्वयं के बारे में क्या कर सकें? स्वयं के बारे में अवगत रहें तथा अपनी क्षमताओं और अनुसंधान के तरीकों को समझें, बजाय इसके कि सुसंगत विधि तंत्र को भूगोल में पूर्व व्यवहारवाद की क्रांति समझें। चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयत्न करें। यांत्रिक प्रतिमान भूगोल की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में विकसित हुआ था? जो यांत्रिक प्रतिमान भूगोल है वो किस में हुआ था? तो यांत्रिक प्रतिमान भूगोल मात्रात्मक अवस्था में हुआ था। किस में हुआ था? मात्रात्मक अवस्था में। आगे आपका मानववादी भूगोल प्रकाशित करता है, तो ये प्रकाशित करता है आपके मानव जागरूकता एवं मानव संस्था को। मानववादी भूगोल प्रकाशित करता है मानव जागरूकता एवं मानव संस्था को।
मानव केंद्रित भूगोल मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जिसमें मानव बोध, माध्यम तथा सृजनात्मकता को केंद्रीय और सक्रियात्मक भूमिका दी गई है। ठीक है ना। ये तो थे आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन, और इसी के साथ में आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। कल मिलते हैं पुनः किसी नई क्लास के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर श्रद्धा में व्यस्त रहें। इनको अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे वो अधिक से अधिक अच्छा प्रयत्न कर सकें या अपना अच्छे से अच्छा जो प्रयास है वो उसको संपूर्ण कर सकें और अपना अच्छा देने का प्रयत्न हो सके। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।